नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय डीग भरतपुर। मानव भूगोल में हम पढ़ रहे थे भारत की जनजातियाँ। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गोंड जनजाति की। जो गोंड जनजाति है, यह भारत की प्रमुख जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि मुगल शासनकाल तथा उसके बाद में मराठा आक्रमण से पूर्व गोंडों का अपना खुद का शासन था। मुस्लिम लेखकों ने इस प्रदेश को गोंडावण की संज्ञा प्रदान की। यह जो जनजाति है वो पुराना मध्य प्रदेश, इसमें के जो विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उस क्षेत्र में प्रमुख रूप से निवास करती है। तो गोंड जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ देखें, हम देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के पठारी भागों में निवास करती है। यह जनजाति दक्षिण में गोदावरी नदी तथा उत्तर में विंध्याचल तक फैली हुई है। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बस्तर के पठार, यहाँ पर यह जनजाति निवास करती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में गंजम और विशाखापट्टनम जिलों में इस जनजाति का निवास क्षेत्र है। गोंड जनजाति के कुछ उपसमूह हैं, जिनमें हिल मूरिया, दमदामी, मूरिया गढ़वा, कोटगांव मौर्या, मूरिया नारायणपुर, परजा, हलबा, भरता और धाकर। ये सामाजिक दृष्टि से विभिन्न समूह है गोंड जनजाति के। हम बात करें गोंड जनजाति की शारीरिक संरचना, तो गोंड जनजाति के अधिकांश लोग 5 फीट 5 इंच लंबे होते हैं। लगभग इनकी हाइट कितनी होती है? 5.5 फीट के लगभग होती है। किंतु रतनपुरिया और नवागढ़िया गोंड 6 फीट के लंबे होते हैं। जो दो उप जाति है इनकी, जिसमें रतनपुरिया और नवागढ़िया, ये लोग 6 फीट के भी होते हैं। सामान्यतः गोंडों का रंग काला होता है और बाल काले एवं रूखे होते हैं। दाढ़ी के ऊपर मूंछों में बाल बहुत कम होते हैं, यानी इनकी दाढ़ी तो होती है लेकिन मूंछों में बाल कम होते हैं। इनकी नाक बड़ी और फैली हुई होती है। इनका जो शारीरिक गठन है वो संतुलित होता है, किंतु देखने में ये लोग सुंदर नहीं होते। इनका सिर गोल होता है और होठ मोटे होते हैं। गोंडों की स्त्रियां पुरुषों की तुलना में छोटी होती है, यानी उनकी हाइट कम होती है। उनका रंग पुरुषों की तुलना में कुछ कम काला होता है, ओठ मोटे होते हैं, आंखें काली ही, बाल काले और खड़े होते हैं। वस्त्र एवं आभूषण, इन लोगों का अधिवास निवास क्या है? देखो, गोंड व्यक्ति का भवन निर्माण अनेक उत्सव और शगुनों आदि संबंधित होता है। ये उचित जगह का चयन करने के बाद शाम के समय एक उत्सव का आयोजन करते हैं। वर्तमान में ये लोग पक्के आवासों का निर्माण किया जाने लगा है और पक्के मकानों में रहने लगे हैं। इन लोगों को निवास के लिए नंगले तथा पल्ली और छोटे छोटे गांव होते हैं। प्रत्येक गांव के लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय की व्यवस्था उसी क्षेत्र के उत्पादन क्षेत्र से होती है। तो इनके जो छोटे छोटे क्षेत्र, छोटे गांव होते हैं, उसको नंगले, पल्ली, पुरवा ये बोलते हैं। वस्त्र एवं आभूषण, इन लोगों की स्त्रियां शरीर के काफ़ी भाग में गोदन करवाती है, यानी विभिन्न प्रकार के जो टैटू होते हैं ना वो मुड़वाती है, इसको बोलते हैं गोदन। शरीर में तरह तरह की डिजाइन बनवाई जाती है जो सुंदरता के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। चांद तारों से स्त्री पुरुषों के चित्र बनवाकर शरीर को सजाया जाता है। गोंड लोग प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं।
ये लोग सूत और सूती कपड़े खरीद कर लाते हैं और सूत के वस्त्र अपने गांव में तैयार करते हैं। अपने पालतू भेड़ बकरियों से इन्हें ऊन और बाल प्राप्त होती है, उससे ऊनी कंबल कपड़ा बनाते हैं ये लोग। स्त्रियां मूंगे और नकली मोतियों से बने आभूषण पहनती है। मूंगे और कौड़ियों से गूंथकर हार बनाती हैं, जिससे फूल पत्तियों से बने देसी रंग में रंगा जाता है। पशुओं के सींग से लोग कंगे बनाते हैं और औरतें एल्यूमिनियम और चांदी की बालियां पहनती है। तो इनके जो वस्त्र और आभूषण हैं इस प्रकार हैं। और इसमें जो गोधन की जो कला है वो ज़्यादा फेमस है। ये अपने शरीर के बहुत बड़े हिस्से पर गोधन करवाते हैं। औजार एवं उपकरण। तो गोंड जनजाति मुख्य रूप से कृषि कार्य करती है और कृषि कार्य के जो काम में आते हैं वो हथियार इनके होते हैं। इनके गांव में एक लोहार होता है जो इस कार्य को संपन्न करता है। इनके औजार बहुत साधारण किस्म के होते हैं। स्थानीय लोहार कृषि के लिए फसल निराई के खुरपे, फसल काटने की दांतलियां और हाशिए, कृषि कार्य करने के लिए हल, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी, आखेट करने के लिए तीर बनाते हैं। तो लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं भी बना लेते हैं। इस प्रकार खुरपे, हाशिए, दांतलियां, कुल्हाड़ी, तीर इनके प्रमुख औजार और उपकरण हैं। देखो सामाजिक व्यवस्था, इन लोगों का जो समाज होता है पितृ प्रधान होता है। कैसा होता है? पितृ प्रधान। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उसको पुत्रों में बांट दी जाती है और पुत्री को संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया जाता। यदि लड़के को अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करनी है तो उसे लड़की के पिता के घर 2 से 5 वर्ष तक कामकाज करना पड़ता है। इसी प्रकार एक पद्धति पेठू विवाह पद्धति है। गोंड लोग संयुक्त परिवार प्रथा में रहते हैं और परिवार की इकाई को भाई बंद के नाम से जाना जाता है। पिता या परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष मुखिया के रूप में होता है और स्त्रियां इस अधिकार से वंचित रहती है। देखो स्त्रियों की स्थिति इनमें गौण है। ये लोग पुत्री को संपत्ति बंटवारा नहीं देते और स्त्री, बुजुर्ग स्त्री का भी ये लोग क्या नहीं मानते? मुखिया नहीं मानते। गोंड लोगों में विवाह अनेक प्रकार से संपन्न किया जाता है, जैसे सेवा विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, मकली विवाह। और विवाह का एक रूप सेवा द्वारा पत्नी प्राप्त करना है। क्या करना है? सेवा के द्वारा पत्नी प्राप्त करना। इसमें क्या होता है? इसमें विवाह के लिए उम्मीदवार लड़का लड़की के पिता के घर जाकर रहता है और उसकी खेतीबाड़ी आदि का काम परिश्रम पूर्वक करता है। यह सेवा 2 या 5 वर्षों तक करनी पड़ती है। इसके उपरांत लड़के और लड़की का विवाह हो जाता है। इसे गोंडों की भाषा में लमसेना, लमना या लमझाना कहते हैं। कभी कभी तो लड़का अपने ससुर के घर में ही रहने लगता है, यानी कि घर जवाई बोलते हैं ना अपनी भाषा में। तो ऐसे लड़कों को चरघिया कहते हैं। गोंड विवाह का 5वां रूप है अनियमित विवाह। इसे गोंडों की भाषा में पेठू विवाह भी कहते हैं। अनियमित। इन लोगों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन पाया जाता है। विवाह विच्छेद का अधिकार केवल पुरुषों को होता है। तलाक के बाद पूर्व बच्चों पर पति का अधिकार होता है। इन लोगों में विवाह उत्सव का आयोजन किसी प्राकृतिक वस्तु जैसे जल स्रोत, आम के वृक्ष आदि के निकट जाकर किया जाता है। इस अवसर पर राम धुन का आयोजन भी किया जाता है। इनका विश्वास है कि राम धुन से समस्त अपकृत्य नष्ट हो जाते हैं। गोंड जनजाति के लोग नृत्यों के प्रति काफ़ी अभिरुचि रखते हैं और इनमें वाद्य यंत्र पर्याप्त लोकप्रिय बन जाते हैं और स्त्री और पुरुष साथ साथ नृत्य में भाग लेते हैं। तो इनके जो विवाह है इसमें सेवा विवाह समझ में आ गया। सेवा विवाह में क्या होता है कि लड़का लड़की के घर जाकर 2 से 5 साल तक उसके परिवार की सेवा करता है, खेतीबाड़ी में सहयोग करता है। जब लड़की के घर वालों को लड़का पसंद हो जाता है तो उसका विवाह लड़की से कर देते हैं। ये हो गया सेवा विवाह।
कभी कभी तो लड़का घर जमाई बनकर उस ससुर के घर ही रह जाता है, जिसको गोंडों की भाषा में बोलते हैं चरगिया कहते हैं। एक होता है विधवा विवाह। जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वह पत्नी दूसरी जगह विवाह करने से बोलते हैं विधवा विवाह। एक होता है हरण विवाह। हरण विवाह में क्या होता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की का अपहरण करके ले जाता है, भगा कर ले जाता है और उसका विवाह कर लेता है तो वो होता है हरण विवाह। एक होता है विनिमय विवाह। विनिमय एक्सचेंज, आपस में एक घर में से वो बेटी ले आते हैं, दूसरे घर में उसी घर में बेटी दे देते हैं, यह है विनिमय विवाह। इस तरह इनमें अनियमित विवाह को बोलते हैं पेटू विवाह। इस तरह से इनकी सामाजिक व्यवस्था है। गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं। गोंड जनजाति में गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल या मुखादम कहते हैं। चौकीदार को कोतवाल या कोतवार कहते हैं और पुजारी को देवार कहते हैं। क्या कहते हैं? देवार। गोंडों में 3 प्रमुख समाज संस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है बाड़ा। क्या होता है? बाड़ा। देखो, बाड़ा गांव के पटेल या माल गुजार का घर क्या कहलाता है? बाड़ा कहलाता है। गांव का पटेल या माल गुजार का घर क्या कहलाता है? बाड़ा कहलाता है। यह घर गांव के मध्य में होता है। गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए यहीं एकत्रित होते हैं। गांव के जो भी पंच पटेल बुजुर्ग होते हैं और लोगों की समस्याओं का विचार करने के लिए कहाँ एकत्रित होते हैं? बाड़ा में एकत्रित होते हैं। बाड़ कौन है? पटेल का घर होता है जो मध्य में होता है गाँव की। एक होती है गूरी, यानी गूरी गांव का एक प्रकार से कम्युनिटी हॉल है। गूरी क्या है? एक प्रकार से कम्युनिटी हॉल है। इसका जो आकार और प्रकार है वो गांव की जनसंख्या पर आधारित होता है और इनका निर्माण गांव के समस्त लोगों के सामूहिक संयोग से होता है। इस गूरी में समय समय पर मनोरंजन संबंधी कार्य हुआ करते हैं। तो ध्यान रखना, गूरी में मनोरंजन संबंधी कार्य, बाड़ा में आपके समस्याओं का हल होता है जो पटेल का घर होता है। गोतुल, जो गोतुल एक बहुत अच्छा इनका माना जाता है। यह गोंड लोगों का युवा गृह होता है। यहाँ गोतुल में अविवाहित युवक और युवतियाँ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। इसमें विभिन्न जनजातियों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। गोतुल में क्या होता है कि यह अविवाहित युवक और युवतियाँ साथ साथ रहते हैं और जब उनमें एक दूसरे संपर्क हो जाता है, परिचय हो जाता है, तो बाद उनकी शादी करवा देते हैं। इसको अनेक जातियों में अनेक नामों से जाना जाता है। खान पान एवं भोजन, यह लोग खाने में चावल एवं मोटे अनाज का उपयोग करते हैं। इनके क्षेत्र में महुआ का अधिक प्रयोग करते हैं। महुआ के ताजे फल खाते हैं। आम, आंवला, जामुन आदि भी इनकी भोजन की पूर्ति करते हैं। कंद मूल इनका बड़ा प्रिय खाद्य पदार्थ है। गोंड जनजाति के लोग फल, फूल, कंद आदि को जंगलों से खोज लेते हैं। यह प्राकृतिक वस्तुएं इनके भोजन की कमी में बड़ी सहायता करती है। जंगली जड़ी बूटी और फल फूलों को यह लोग पास के बाजार में बेच देते हैं, जिससे इनको कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। इनका आर्थिक जीवन, मुख्य रूप से ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि की ऐसी कृषि जहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, जंगली क्षेत्र होता है, वहाँ के जो घास फूस है, वहाँ के झाड़ झंकाड़ है, उसको काट कर साफ कर लिया जाता है, उसको वहाँ जला दिया जाता है और उसमें 2 से 4 साल तक खेती की जाती है। जब वहाँ पर उपजाऊपन धीरे धीरे कम हो जाता है, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, फिर उस स्थान पर आपके क्या हो गया, उपजाऊपन खत्म हो गया, तो अन्य स्थान पर जाके यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार इस कृषि को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ये लोग दिप्पा कृषि करते हैं और पेड़ा कृषि करते हैं। देखो, ये लोग दिप्पा कृषि करते हैं जिसमें एक भूमि पर 2-4 वर्ष कृषि करने के बाद उस कृषि भूमि को छोड़ देते हैं और दूसरी भूमि पर कृषि करते हैं। और दूसरी प्रकार की कृषि पेड़ा कहलाती है। एक कृषि दिप्पा होगी, दूसरी है पेड़ा कृषि।
पहाड़ी भागों के ढालों पर जहाँ वन खड़े रहते हैं वहाँ पेंडा कृषि की जाती है। इसमें सीढ़ीदार खेतों पर कृषि होती है। दिप्पा और जो पेड़ा कृषि में एक समानता है कि प्रत्येक फसल को उगाने के बाद भूमि को 2 या 3 वर्ष के लिए प्रति छोड़ दी जाती है, जिसमें उसमें जंगली घास और झाड़ियाँ वापस उगाती है और उनको जोतने तक उर्वरता बढ़ जाती है। जिन भागों में जल प्राप्त होता है वहाँ से ऊंचे ढालों से छोटी छोटी नहरें काटकर नीचे खेतों में लाई जाती है। तो इस प्रकार से दिप्पा कृषि और पेंडा कृषि दोनों ही कृषि कौन सी है, स्थानांतरित कृषि है। लेकिन जो दिप्पा कृषि है, जो पेंडा कृषि है, वो कहाँ कहते हैं, पहाड़ी भागों पर की जाती है। इनमें मत्स्य पालन, वनों की उपज करना, पशुचारण और वर्तमान में कुछ लोग उद्योगों में भी लगे हुए हैं। वर्तमान में गौड़ जनजाति के जीवन पर वर्तमान शिक्षा का प्रभाव पड़ा है। धीरे धीरे ये लोग पढ़ाई लिखाई में आने लग गए हैं, ये उद्योगों में भी काम करने लग गए हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में ये लोग कोयले, लोहा, मैग्नीज आदि की खानों में काम करते हैं। भिलाई इस्पात केंद्र, अन्य औद्योगिक नगरों में ये लोग श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। नवीन तकनीकी के संपर्क में आने से इन आदिवासियों की अर्थव्यवस्था बड़ी उन्नत हुई है और निर्माण केंद्रों के समीप ही इनकी नई बस्तियां बस गई है, जिनमें अस्पताल, स्कूल, बाजार भी आदि सेवाएं भी उपलब्ध होने लग गई हैं। तो वर्तमान संस्कृति के लोग संपर्क में आने लगे हैं।